हाय स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे लुईस 16वां के शासनकाल कैसे समाप्त हुआ। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि बास्तिल का किला की जो घटना हुई थी, जिसके बाद लुईस 16वां को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 1793 में फांसी की सजा दे दी गई थी। इसका शासन समाप्त होने के बाद फ्रांस में जो था राजतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था और वहां प्रजातंत्र की स्थापना हुई और इसी बीच वहां नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का एक सेनापति था, जिसने अपने बलबूते पर फ्रांस को कई युद्ध जिताए थे, जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह अपने सैनिक दल में और वहां की जनता में फेमस हो चुका था, प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसे जानने लगे थे, जिसका फायदा उसे मिला और 1804 ईस्वी में उसने अपने बलबूते पूरे फ्रांस को अपने हाथों में ले लिया और वो वहां का शासक बन गया। और शासक बनने के बाद उसने वहां प्रजातंत्र समाप्त कर दिया और पुनः राजतंत्र स्थापित किया। यह वहां का राजा बना और राजा बनने के बाद इसने जो भी पुरानी नीतियां चली आ रही थी उसको समाप्त की। इसने वहां जो कर लगाए गए थे करों को समाप्त कर दिया, सबको समान अधिकार दिया गया और स्कूलों और कॉलेजों के साथ इसने मिलकर क्लब की स्थापना कराई और इसके कार्य से वहां की जनता काफी खुश थी और इसके जो आक्रोश था पूरे यूरोप में फैलता जा रहा था, जिससे यूरोप के अन्य देश परेशान थे और इस परेशानी के कारण यूरोपीय देशों ने मिलकर इसे हराने की योजना बनाई, जो 1814 ईस्वी की बात है। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो हार जाता है। इस युद्ध को याद रखिएगा कि 1814 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हारा था, तो वाटरलू के नाम से जाना जाता है। इसके हार के बाद इसे कैद कर लिया जाता है, कैदी बनाकर इसे सेंट हेलेना द्वीप में ले जाकर छोड़ दिया जाता है और इन सभी कार्यों में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी और मेटरनिक के द्वारा ही 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में राजतंत्र को स्थापित करने के लिए वहां का शासक बुर्बो वंश के लुई 18वां को बनाया गया, जो लुई 16वां के वंशज से था। जिसके बाद इसने वहां का राजा बनने के बाद समान नागरिक संहिता लागू की। वहां कई सुधार किए, जो कि जनता को डर था क्योंकि यह लुईस 16वां के वंशज से था, जिसके कारण वहां की जनता इस पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन वहां की जनता को एक आस था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट अभी मरा नहीं था। लेकिन 21 अगस्त 1821 में
नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पे ही हो जाती है। इसके बाद वहां की जनता का आस टूट जाता है और 1828 में लुई अठारहवां की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसी के भाई चार्ल्स दसम को वहां का राजा बनाया जाता है। चार्ल्स दसम घोर प्रतिक्रियावादी एक शासक था जो पुरानी व्यवस्थाओं का समर्थक था। उसका कहना था कि इंग्लैंड की तरह राजा बनकर जीने से बेहतर है कि मैं लकड़ी चीर कर अपनी जिंदगी बिताऊं। इसने राजा बनने के बाद कई व्यवस्थाओं को इसने बदलकर पुरानी व्यवस्थाओं में बदल दिया, जिससे जनता वहां की परेशान हो गई। और इसी बीच इसके द्वारा 1830 में पॉलगेनिक को प्रधानमंत्री बना दिया। पॉलगेनिक भी सुधार का घोर विरोधी था, वो भी कोई सुधार नहीं होने देना चाहता था। उसने लुई 18वां द्वारा समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली पूंजीपतियों को विशेष अधिकार दे दिए, जिससे वहां की मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर नाराज हो गई और उन्होंने चार्ल्स दसम के खिलाफ जगह जगह गृह युद्ध छेड़ दिए। क्रांति छिड़ गई और इस क्रांति को जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति पूर्ण रूप से सफल हुई और चार्ल्स दसम को पेरिस छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा और इसके बाद वहां का शासक ऑरलेंस वंश के लुई फिलिप को बनाया गया और 1830 में बुर्बो वंश की शासन व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई। लुई फिलिप के राजा बनने के बाद वहां जो भी पुरानी व्यवस्थाएं लागू हुई थी वो सुदृढ़ होती जा रही थी, अच्छी होती जा रही थी। लगभग 10 वर्ष बाद 1840 में लुई फिलिप द्वारा अपना प्रधानमंत्री गिजो को बनाया गया, जो एक निरंकुश, प्रतिक्रियावादी और सुधार का घोर विरोधी था। इसने पूंजीपतियों और उच्च वर्गों को विशेष अधिकार दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और जो लुई फिलिप भी थे वो भी अमीरों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे, जिसके कारण लुई फिलिप प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे सके और वहां बेरोजगारी, भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई और वहां के मध्यम वर्गों और वहां के किसानों, मजदूरों द्वारा फिर से क्रांति शुरू की गई, जिसे 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति से भयभीत होकर लुई फिलिप को भी राजगद्दी छोड़कर जाना पड़ा और इसके बाद वहां का शासक नेपोलियन तृतीय को बनाया गया। कहा जाता है कि इस क्रांति के बाद वहां पुरानी व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से अंत हो गया और नेपोलियन तृतीय के द्वारा वहां सुदृढ़ शासन व्यवस्था लागू की गई, उदारवादी शासन व्यवस्था लागू की गई और जिसके बाद वहां की जनता काफी खुश हुई। इसको देखकर यूरोप के अन्य देशों में भी अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। उन्होंने भी पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म करने के अपने देश में क्रांति शुरू कर दिया। जैसे
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब इसी की देन थी, जिससे जनता सीख चुकी थी कि हम जो भी पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसका मुकाबला कर कर, उसको हरा कर हम इस पर विजय हासिल कर सकते हैं और अपनी देशों को राष्ट्र एकत्रित कर कर अपनी देश को, अपनी प्रजा को अच्छे से ढाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए